गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज अपन भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है, यूनिट नंबर फर्स्ट में अपने चार चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ। आरबीएससी एग्जाम के अंदर इस यूनिट फर्स्ट का जो वेटेज रहता है, यूनिट फर्स्ट का वेटेज 7 मार्क्स का होता है। और उसके अंदर जो अपना पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की क्या चीज़ है? ये एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत अपन स्थिर आवेश का अध्ययन करता है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का, जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण, जितनी भी घटनाएं होंगी उन सब का अध्ययन जिसके अंदर किया जाएगा वो कहलाती है अपनी स्थिर वैद्युत की। जनरली अपन अगर बात करें तो अब तक अपन ने पढ़ा है क्लास 10th में कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। यानी जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं, गति करते हैं तो करंट फ्लो होती है। ठीक उसी प्रकार आवेश को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्थिर आवेश और दूसरा होता है गतिक आवेश। तो स्थिर आवेश और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का जिसके अंदर अध्ययन किया जाएगा वो कहलाएगी अपनी स्थिर वैद्युत की, और जिसके अंदर गतिशील आवेशों और उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा वो अपनी कहलाती है धारा विद्युत की। होता क्या है, अपन सबसे पहले इसमें आवेश की चर्चा करेंगे। सबसे अपना बेसिक जो चीज़ है, बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ है वो अपनी है आवेश। आवेश क्या चीज़ है, कैसे उत्पन्न होता है, उसी की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अपन टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आवेश। सामान्यतः जनरल दैनिक जीवन में अगर अपन देखें तो दैनिक जीवन में अपन देखते हैं जब बालों में कंघी करते हैं, सूखे बालों में कंघी करते हैं, तो जो कंघी है उसको जब बालों के पास में लाया जाता है तो बाल और कंघी के बीच में एक बल उत्पन्न होता है और बाल होते हैं वो कंघी की तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं, यानी चिपकने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम अपनी ऊनी स्वेटर को फटकारते हैं, झड़काते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, उसके अंदर छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं। ये सारी जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब, या अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे क्लास में बैठे बैठे अपन ने पेन को बालों में घिस लिया, घर्षण करवाया, और फिर अपन देखते हैं कि जो पेन है उससे छोटे छोटे मिट्टी के कण और कागज, ये सारी चीज़ें चिपकने लग जाती हैं। तो ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण है आवेश। तुम लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो आवेश है वो कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है। आवेश वस्तु के अंदर पहले से ही विद्यमान होता है और वो घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कि अपने पास दो वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। मैंने दोनों वस्तुओं का घर्षण करवाया। घर्षण करवाते हैं तो क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? वृद्धि। यानी सीधे सीधे अपन ये बोल सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस चीज को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। जनरली अपन किसी भी तत्व के या परमाणु क्रमांक को इस प्रकार से डिनोट करते हैं Z से, जहां Z उसका परमाणु क्रमांक होता है, A द्रव्यमान संख्या होती है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और एक उदासीन परमाणु के लिए प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो अपने को पता है कि नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब घर्षण होता है तो घर्षण के दौरान क्या होता है कि ये दूसरी वस्तु के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे ये स्थानांतरित होंगे तो इसके अंदर एक चार्ज की कमी हो गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई वो, जैसे अपन एक एग्जाम्पल है, अपने पास एग्जाम्पल है 7n14। 7n14 के अंदर अपने पास 7 ही तो प्रोटॉन है, 7 ही इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन है।
जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन बच गए यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये नाइट्रोजन प्लस यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जनरली समझने के लिए है, ध्यान रखना इस बात को। तो अपने को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जब घर्षण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान रहे, जिसमें कमी हुई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसमें वृद्धि हुई उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अपन क्वेश्चन जो अपना बनता है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि सर इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण क्यों हुआ, प्रोटॉनों का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ। ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और जिनके ऊपर नाभिकीय बल का प्रभाव जो होता है वो कम होता है, जबकि प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और परबल नाभिकीय बंध से बंधे होते हैं। परबल नाभिकीय बंध से बंधे होने के कारण ये जो प्रोटॉन है ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, या अपन यूं कहें कि प्रोटॉन नाभिक से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनके ऊपर नाभिकीय बल का प्रभाव कम होने के कारण ये क्या होते हैं कि जब घर्षण करवाते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। दूसरी चीज अपन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है वो उस वाली वस्तु से होता है जिसका कार्यफलन, एक शब्द आ रहा है यहां पर कार्यफलन, यानी इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस वस्तु से होगा जिसका कार्यफलन का मान जो होता है वो कम होता है। कार्यफलन क्या होता है? कार्यफलन होता है किसी भी वस्तु से, जैसे मान लो अपने पास ये ए वस्तु थी और ये बी वस्तु थी, किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है वो ही क्या कहलाती है? कार्यफलन। यानी कार्यफलन कुछ नहीं है, कार्यफलन एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी नाभिक को या किसी भी परमाणु को दी जाती है। तो परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। तो दोनों वस्तुओं जिनमें से को अपन ने घर्षण करवाया है, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से उत्सर्जित होगा जिसका कार्यफलन कम होगा। जनरली इस चीज को अपन ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ही अपन किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश का आपतन करवाते हैं तो इस धात्विक पृष्ठ में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश के फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और धातु की सतह से बाहर निकल जाते हैं, जिससे धात्विक सतह होती है ये आवेशित हो जाती है और ये धनावेशित होती है। तो ध्यान रखना, दो चीजें बताई है मैंने कि प्रोटॉन क्यों बाहर नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकलते हैं। प्रोटॉन परबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर नाभिकीय बल का प्रभाव कम होता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु से निकलेंगे जिसका कार्यफलन कम होगा। कार्यफलन क्या चीज है? कार्यफलन है इलेक्ट्रॉन को वस्तु से बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। आगे अपन बात करें इसी की, आवेश की, तो अपन ने घर्षण करवाया तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, वृद्धि हो गई। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि जैसे ही इनके ऊपर आवेश आ जाता है, इनके ऊपर जैसे ही आवेश आता है तो इसके अंदर अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, यानी एक विद्युतमय गुण जिसको बोला जाता है। अपन ये कहें कि घर्षण करवाया तो इनके अंदर आवेश उत्पन्न हुआ, उस आवेश के कारण जो विद्युतमय गुण, या अपन ये बोल सकते हैं कि ये विद्युतमय गुण जो होता है यही अपना आवेश कहलाता है। तो सीधे सीधे आवेश की वैसे तो जनरली बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, और माना जाए तो आवेश की सीधी सी परिभाषा यह है कि वस्तु के अंदर पहले से निहित वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जब उसका घर्षण करवाते हैं तो उसके अंदर विद्युतमय गुण उत्पन्न होते हैं और उन विद्युतमय गुणों को ही अपन एक तरीके से आवेश कहते हैं। आगे अपन चर्चा करें तो सबसे पहले आवेश के बारे में थेल्स ने बताया था। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए कि आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक था, जिसने ये बताया था कि एक एम्बर की छड़ थी, अंबर नाम की धातु थी, उसको उसने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उसने क्या देखा कि एम्बर की छड़ के अंदर, मैं यहां लिख रहा हूं अंबर की छड़, इसका उसने घर्षण करवाया बिल्ली की खाल से, या कांच की छड़, ये बात की बात है। अगर अपन केवल थेल्स की बात करें तो अंबर की छड़ को उसने बिल्ली की खाल से जब स्पर्श करवाया तो उसने क्या देखा कि अंबर की छड़ के अंदर
छोटे छोटे जैसे तिनके, घास फूस या अन्य कागज, इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। तो लेकिन उसके बाद में लगभग 2000 वर्ष तक आवेश के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। उसके बाद में जब अन्य नए वैज्ञानिक आए और उन्होंने, एक वैज्ञानिक का नाम था एलिजा ब्रेथा। एलिजा ब्रोथा साइंटिस्ट का नाम है। इसने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसने देखा कि कांच की छड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और रेशम का जो कपड़ा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस आधार पर फिर धीरे धीरे आवेश की खोज हो गई। वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो आवेश का जो जनक माना जाता है वर्तमान परिदृश्य में, यदि पुरातात्विक परिदृश्य में देखा जाए तो आवेश का जनक थेलस, और यदि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो आवेश का जो जनक होता है वो कूलाम है। यानी आवेश का जो जनक माना गया है वो कूलाम भी साइंटिस्ट का नाम है, जो लगभग अपन पूरे चैप्टर में कूलाम नाम की चर्चा भी करेंगे। तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि थेलस, जिसने आवेश के खोज करने की शुरुआत की थी, और आवेश के वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो आवेश की खोज कूलाम नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब अपन इस आवेश, ये बोल सकते हैं कि सर क्या आवेश घर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। घर्षण, जो आवेश उत्पन्न करने की हैं वो और भी विधियां हैं। जैसे अपने सिलेबस के अंदर घर्षण की 3 विधियां, वो आवेशन की 3 विधियां दी गई हैं। पहली जो विधि है वो है घर्षण के द्वारा, दूसरी जो विधि है वो है स्पर्श के द्वारा या चालन के द्वारा, तीसरी जो विधि है वो अपने पास है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन और स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, अगर अपन इनके अलग अलग चर्चा करें तो घर्षण की चर्चा अपन कर चुके हैं। वापस इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने पास 2 अनावेशित वस्तु हैं ए और बी, इनका हमने घर्षण करवाया तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वस्तु में चले गए। ए वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, बी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। तो ए वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ध्यान रखना, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। और आवेश 2 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले अपने को जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ वापस रिपीट करूँगा। आवेश की खोज की शुरुआत की थी थेलस ने। वर्तमान परिदृश्य में आवेश का जो जनक माना जाता है वो कूलाम। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसके बारे में अपने को बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये घर्षण के द्वारा आवेशन था। घर्षण करवाया, वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, वृद्धि हो गई। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी वस्तु के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों वस्तुओं के अंदर, यानी दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। पहले ये दोनों वस्तुएं अनावेशित थी, ये भी अनावेशित, ये भी अनावेशित, और अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। दूसरा अपना है स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन। स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन को अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन को समझें उससे पहले अपने को मैं एक बात और बता देता हूं कि जो पॉजिटिव समान चार्ज होंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इस चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर आकर्षण होगा, यहाँ पर भी आकर्षण होगा, और यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा।
तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या सहजातीय आवेश जिनको बोल सकते हैं कि सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश यानी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि प्लस माइनस या माइनस प्लस एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। इसी हिसाब से अपन अगर देखें तो अपन स्पर्श द्वारा चालन या चालन के द्वारा आवेशन को समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं एक अनावेशित वस्तु लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये कोई अनावेशित कोई गोला ले लिया, इसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया, धातु का गोला ले सकते हैं, इसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया। इस धातु के गोले के पास अपन एक आवेशित छड़ लेकर आते हैं, वो धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है। तो मैं इसको पास एक धनावेशित छड़ लेकर आता हूँ, इस धनावेशित छड़ को इस गोले से स्पर्श करवाता हूँ। जैसे इस धनावेशित छड़ को इस गोले से स्पर्श करवाता हूँ तो इस के जो धनावेश हैं वो इस गोले के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं, और गोले के अंदर स्थानांतरित होंगे तो गोले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आवेशों का पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास होगा तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखना, जब अपन स्पर्श करवाते हैं और स्पर्श करवा के धातु की छड़ को जब अलग अलग करते हैं, पहले अपन ने यहाँ पर स्पर्श करवाया, फिर इन दोनों को अलग अलग करवाया, तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की क्वालिटी होगी वो अपने पास Q1 प्लस Q2/2, यानी अगर मैं ये कहूँ कि पहले इसके ऊपर Q चार्ज था, इसके ऊपर 0 चार्ज था, यानी Q1 बराबर Q ले लेते हैं और Q2 बराबर 0 ले लेते हैं। तो बाद में अगर दोनों पर चार्ज देखा जाए तो बाद में दोनों पर इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो आ जाएगा Q/2, और इसके ऊपर भी जो चार्ज हो जाएगा वो आ जाएगा Q/2। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि अपन ने जो अनावेशित गोला लिया था, जब इसको अपन ने एक धनावेशित छड़ से स्पर्श करवाया तो धनावेशित छड़ के जो आवेश हैं, धनावेश हैं, वो किसके अंदर स्थानांतरित हो गए, वो स्थानांतरित हो गए हैं अपने पास गोले के अंदर स्थानांतरित। ध्यान रखना, जब अपन स्पर्श के द्वारा आवेशन करते हैं तो जिस वस्तु से स्पर्श करवाते हैं वही आवेश दूसरी वाली वस्तु के ऊपर मतलब स्थानांतरित होता है। ऐसा नहीं है कि इसको अपन ने इससे स्पर्श करवाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं। जिस वस्तु से अपन ने स्पर्श करवाया है उसी वस्तु, यानी जिस आवेश से आवेशित वस्तु से अपन ने इसको स्पर्श करवाया है, ठीक वही जो आवेश है वो अनावेशित वस्तु के ऊपर स्थानांतरित होगा। तो ध्यान रहे, अपन दो विधियां पढ़ चुके हैं, घर्षण के द्वारा आवेशन पढ़ चुके हैं, दूसरा स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन पढ़ चुके हैं। घर्षण के द्वारा आवेशन मैं अच्छी तरीके से तुम्हें समझा चुका हूं। स्पर्श या चालन के द्वारा आवेशन अभी मैंने तुम्हें बताया कि एक अनावेशित वस्तु होती है। देखो, घर्षण में दोनों अनावेशित वस्तु थी, इसके अंदर एक अनावेशित वस्तु है और एक पहले से आवेशित वस्तु है। तीसरा जो अपन पढ़ेंगे, प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन की अगर मैं सिंपल परिभाषा की बात करूं, तीसरी जो अपनी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या चीज है? प्रेरण द्वारा आवेशन की अगर परिभाषा की बात करें तो बिना स्पर्श करवाए किसी वस्तु को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। बिना स्पर्श करवाए किसी वस्तु को आवेशित करना क्या कहलाता है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। और इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एक धातु का कुचालक गोला लेते हैं, इसको कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। ये अपने पास कुचालक स्टैंड, ये अपने पास कुचालक गोला, ठीक है। तो अपन एक कुचालक धातु का गोला ले लिया है जिसको अपन ने कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। पहली स्थिति में अपन ने ये बात की। दूसरी स्थिति में अपन क्या करते हैं, इस कुचालक गोले के पास जो कि कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, अपन क्या करते हैं, पास में स्पर्श नहीं करवाते हैं, पास में कोई भी आवेशित छड़ लेकर आते हैं। आवेशित छड़ में तुम धनावेशित भी ले सकते हो और ऋणावेशित भी ले सकते हो। तो जैसे मान लो मैं इसके पास में धनावेशित छड़ लेकर आता हूँ। जैसे ही मैं इसके पास में धनावेशित छड़ लेकर आऊँगा तो कुचालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होगी तो उसके ऊपर कुल आवेश का मान 0 होगा। लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो विद्यमान है वो इस वाले प्रोटॉनों से या इस वाले धनावेश से
जो प्रोटॉन होंगे वो प्रतिकर्षित होंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होंगे। यानी या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि यहाँ पर इस कुचालक गोले के अंदर जो धनावेश होगा वो इस वाले धनावेश से, जो अपन इसके पास में लेकर आ रहे हैं, स्पर्श नहीं करवा रहे हैं, इस वाले धनावेश से प्रतिकर्षित होगा और जो ऋणावेश है वो इस वाले धनावेश से आकर्षित होगा। तो अगली स्थिति में होगा क्या, अगली स्थिति में ये होगा, ये अपनी धनावेशी छड़ है जिसको अपन पास में लेकर आए हैं लेकिन स्पर्श नहीं करवाया है। स्थिति में क्या होगा, इस कुचालक गोले के इस वाले सिरे पर ऋणावेश यानी ए सिरे पर ऋणावेश एकत्रित हो जाएगा और बी सिरे पर धनावेश एकत्रित हो जाएगा। तो फिर ये अपनी सेकंड स्थिति थी, ये अपनी थर्ड स्थिति थी। अगली स्थिति में फिर अपन क्या करते हैं, ये अपनी छड़ धनावेशी छड़, ये अपना कुचालक गोला जिसके ए सिरे पर ऋणावेश है, जिसके बी सिरे पर धनावेश है। इस बी सिरे को एक चालक तार की सहायता से भू संपर्कित कर दिया जाता है, भू संपर्कित। जैसे इसको भू संपर्कित करेंगे, ये अपना चालक तार है, जैसे इसको भू संपर्कित करेंगे होगा क्या, ये पूरा का पूरा जो धनावेश है, पूरा का पूरा जो धनावेश है वो किसके अंदर चला जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, यानी जमीन में, भूमि में चला जाएगा। जैसे ये पूरा का पूरा धनावेश भूमि में चला जाता है, अपन क्या करते हैं, यहाँ से इस चालक तार को भी हटा लेते हैं और अपनी ये जो छड़ है इसको भी हटा लेते हैं। जैसे इसको हटाएंगे तो गोले के ऊपर केवल ऋणावेश बचेगा और ये जो ऋणावेश है ये अपने आप को पुनर्विन्यासित करेगा और संपूर्ण गोले के अंदर फैल जाएगा। तो अपने पास कैसा गोला प्राप्त हो गया, ऋणावेशित गोला प्राप्त हो गया। यानी गोले के ऊपर आवेश आ गया और कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश आ गया। अपन ने ना तो कहीं किस छड़ को इससे स्पर्श करवाया, स्पर्श नहीं करवाया है, फिर भी अपन ने गोले को आवेशित कर दिया है जिसके ऊपर ऋणावेश आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को बिना स्पर्श करवाए वस्तु को आवेशन करने की या आवेशित करने की जो विधि है उसको अपन प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। सिंपल शब्दों में दोबारा बोल रहा हूँ, इसमें देखो घर्षण में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, घर्षण में दोनों अनावेशित वस्तु ली थी, स्पर्श के अंदर अपन ने एक आवेशित वस्तु ली थी और एक अनावेशित वस्तु ली थी। यहां पर जो अपन ले रहे हैं, एक कुचालक गोला ले रहे हैं और एक आवेशित छड़ ले रहे हैं। कुचालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रखते हैं, इस आवेशित छड़ को इसके पास में लेकर जाते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करवाते हैं। पास में लेकर जाते हैं तो ये धनावेशित है, तो गोले के जो धनावेश होंगे वो इससे प्रतिकर्षित होंगे और जो ऋणावेश हैं वो इससे आकर्षित होंगे। ऋणावेश इस वाले सिरे पर यानी ए सिरे पर आ जाएंगे आकर्षण के कारण, और प्रतिकर्षण के कारण जो धनावेश है वो बी सिरे पर चला जाएगा। अगली स्थिति में अपन क्या करते हैं, इसको बी सिरे को एक चालक तार की सहायता से भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे जो पूरा का पूरा धनावेश है वो किस में चला जाता है, भूमि में चला जाता है। उसके पश्चात अपन चालक तार को, या ऐसे बोल सकते हैं, इसको हटा देते हैं, भू संपर्कित हटा देते हैं और अपनी जो आवेशित छड़ है उसको भी हटा लेते हैं। अपने पास ऋणावेशित गोला प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो याद रखना, आवेशन की 3 विधियां हैं, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और स्पर्श द्वारा। आगे अपन चलें थोड़ा सा। तो पहले अपन ने देखा था आवेश घर्षण के द्वारा उत्पन्न हो रहा था। फिर अपन ने आवेशन की विधियां देखी। घर्षण में विधियों में अपन ने ये देखा कि जरूरी नहीं है कि आवेश घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न हो, आवेश प्रेरण द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश स्पर्श द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे आवेश के मात्रक की। आवेश के मात्रक, देखो अपन ने पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है, यानी I बराबर होता है, वो होता है Q/T। आवेश प्रवाह की दर या पर सेकंड में फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी धारा को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं यहाँ से देखूँ तो Q बराबर आ जाएगा अपने पास I/T। SI पद्धति के अंदर, SI पद्धति में I का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, T का जो मात्रक, टाइम का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं Q = एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को बोला जाता है कुलाम, और कुलाम साइंटिस्ट का नाम भी है और इसी नाम के आधार पर इसका जो मात्रक है वो है कुलाम।
तो एसआई पद्धति के अंदर अगर मैं बात करूं तो एसआई पद्धति के अंदर जो आवेश का मात्रक होगा वो एम्पेयर इंटू सेकेंड या एम्पेयर इंटू सेकेंड को बोला जाता है कूलाम। दूसरा, सीजीएस पद्धति की यदि बात की जाए, सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम या इस स्टेट कूलाम को बोलते हैं फ्रैंकलिन। ये भी ध्यान रखना कि ये स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन जो होता है ये सबसे छोटा मात्रक होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक एम्पेयर इंटू सेकेंड जिसको कूलाम बोला जाता है। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम, ESU लिखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU बराबर, या एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन को शॉर्टकट में FR लिखा जा सकता है। आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करें, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे F। और एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम, एक फैराडे के अंदर होते हैं 96,500 कूलाम। दोनों चीज़ें ध्यान में रखना। आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा वो एम्पेयर इंटू सेकेंड जिसको कूलाम बोला जाएगा। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। और एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टेट कूलाम होता है, या एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो फैराडे है। एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम होता है। ये भी ध्यान रखना कि कूलाम है वो बड़ा मात्रक है, कूलाम है वो बड़ा मात्रक है, इसलिए आवेश के अन्य मात्रक काम में लिए जा सकते हैं, जैसे एक माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम, एक पीको कूलाम, माइक्रो, नैनो और पीको। माइक्रो कूलाम और पिको कूलाम। एक माइक्रो कूलाम में होते हैं 10 की पावर -6 कूलाम, 10 की पावर -9 कूलाम, और पिको कूलाम में होते हैं 10 की पावर -12 कूलाम। तो ये चीज़ें पे अपने को ध्यान में रखनी है कि जो कूलाम होता है वो बड़ा मात्रक होता है, इसलिए आवेश के जो छोटे मात्रक हैं, एक माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम 10 की पावर -9 कूलाम, एक पिको कूलाम यानी 10 की पावर -12 कूलाम। तो ये आवेश के मात्रक हैं जो अच्छी तरीके से हर हाल में अपने को ध्यान में रहने चाहिए। वापस एक बार बोल रहा हूँ, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो एम्पेयर इंटू सेकेंड या कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। एक कूलाम के अंदर 3 गुणा 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी स्टेट कूलाम। एक कूलाम में या दूसरा अपन स्टेट कूलाम को बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और एक फैराडे के अंदर 96,500 कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम 10 की पावर -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम, क्योंकि कूलाम बड़ा मात्रक है तो छोटे जो मात्रक हैं वो काम में लिए जाते हैं। एक माइक्रो कूलाम में 10 की पावर -6 कूलाम, एक नैनो कूलाम में 10 की पावर -9 कूलाम, एक पिको कूलाम में 10 की पावर -12 कूलाम। तो ये तो अपन ने जो बात की है जनरली छोटी जो बात की है वो अपन ने आवेश की बात की है।